हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो क्वेश्चन सीरीज़ लेके आई हूँ वो हिंदी भाषा का लैंग्वेज 1 का है, क्योंकि बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें 75% यानी कि जो पेपर 1 का 75% है वो हिंदी आएगा और 25% जो है वो इंग्लिश आएगा। तो हिंदी भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि पहला जो पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप पहला पेपर पास करेंगे तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, यानी जो जीएस वाला पोर्शन है वो चेक होगा। तो गाइस, इसकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, इसलिए मैं हिंदी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आप सभी के सामने लेके आ रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, मातृभाषा को किस स्तर पर शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। तो मातृभाषा को किस स्तर पर शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला है प्राथमिक, दूसरा उच्च, तीसरा माध्यमिक, चौथा उच्च स्तर पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है उच्च स्तर पर, यानी जो उच्च स्तर की पढ़ाई होती है उसमें हम मातृभाषा को प्रयोग में नहीं ला सकते। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं। पहला है कहानी कथन और श्रुतलेख, दूसरा है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, तीसरा है भूमिका निर्वाह रोल प्ले और समाचार वाचन, और 4 है यहाँ पर भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। पहला ऑप्शन कवयित्री, दूसरा है कवि, तीसरा है कवयित्री और चौथा है कवयित्री। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर भी लोग कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो इसका क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कवयित्री। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तमस किसकी रचना है। तमस किसकी रचना है। पहला है भीष्म साहनी, दूसरा है लक्ष्मीकांत वर्मा, तीसरा है उपेंद्र नाथ अस्क और चौथा है धर्मवीर भारती। तो तमस किसकी रचना है आपको ये बताना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं। पहला ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, दूसरा ऑप्शन है नरेश मेहता, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है धर्मवीर भारती। तो प्रश्न नंबर 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ग्रीस में कौन सी संधि है। ग्रीस में कौन सी संधि है। पहला है गुण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है दीर्घ संधि, चौथा है अयादि संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी। तो प्रश्न नंबर 36 का जो सही आंसर होगा दीर्घ संधि होगी। गिरिधर ईस होता है तो बराबर गिरीश होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा। जब भी यहाँ पर आप कोई अपूर्ण यानी कि आधा क्या देखें वर्ड देखें और उसके बाद या अथवा व आए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस आधे वाले को पूरा कर देते हैं। यानी यहाँ पर आधे को पूरा करके क्या हो गया अति, अति प्लस अंत, दूसरा है अति प्लस अंत, तीसरा अत प्लस अंत, चौथा अतः प्लस अंत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अति प्लस अंत। गाइस, ये दोनों आपको सेम लग रहा होगा, यानी यहाँ पर बिंदी लगी हुई है अति प्लस अंतः। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अति प्लस अंत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संगीतज्ञ में कौन सा समास है। संगीतज्ञ में कौन सा समास है। पहला जो ऑप्शन कहता है वो कहता है हमारा द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है तत्पुरुष। तो संगीतज्ञ में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यथासाध्य में कौन सा समास है। यथासाध्य में कौन सा समास है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है द्वंद्व समास, दूसरा कहता है अव्ययीभाव, तीसरा कर्मधारय, चौथा तत्पुरुष।
तो प्रश्न नंबर 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अव्ययी भाव समास यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मदन शलाका किसका पर्यायवाची है? मदन शलाका किसका पर्यायवाची है? पहला है कौवा, दूसरा चिड़िया, तीसरा कोयल, चौथा कबूतर। तो प्रश्न नंबर 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा, जो कि है क्या? तो ये कोयल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किरण का पर्यायवाची है। पहला है रश्मि, दूसरा है मयूख, तीसरा है मरीचि, चौथा है ये सभी। तो किरण का पर्यायवाची क्या है? रश्मि, मयूख, मरीचि और ये सभी। प्रश्न नंबर 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साक्षरता का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? पहला है निरक्षरता, दूसरा है साक्षर, तीसरा है निरक्षर, चौथा है अक्षर। तो यहाँ पर 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा निरक्षरता। निरक्षरता यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हित शब्द का विलोम शब्द होगा। हित शब्द का विलोम शब्द होगा। पहला है विहित, दूसरा है सहित, तीसरा अहित और चौथा है हितैषी। तो हित शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर होगा हित का अपोजिट होता है अहित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वार्थी का विलोम शब्द होगा। स्वार्थी का विलोम शब्द होगा। पहला ऑप्शन कहता है परमार्थ, दूसरा कहता है परार्थी, तीसरा है विद्यार्थी, चौथा है परावलंबी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है परार्थी। परार्थी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहते हैं? पहला है परकीय, दूसरा है विरक्ता, तीसरा है परित्यक्ता, चौथा है विदग्धा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 45 का वो होगा परित्यक्ता, यानी पति के द्वारा त्याग कर देने वाली स्त्री। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे कहा जाता है। पहला है स्तंभित, दूसरा सव्यसाची, तीसरा स्वयं पाठी, चौथा है स्तबक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सव्यसाची, उसको सव्यसाची कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा? पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन कहता है फूल, दूसरा है पुष्प, तीसरा पत्र, चौथा गुलाब। तो पुष्प का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न नंबर 47 का जो सही आंसर है वो है फूल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निःश्वास में कौन सा उपसर्ग है? पहला है नि, दूसरा है निर, तीसरा निश, चौथा है अपि। तो निःश्वास में कौन सा उपसर्ग है आपको ये बताना है। 48 का सही उत्तर होगा निश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निस्तेज में उपसर्ग बताइए। पहला है निर, दूसरा है नी, तीसरा है आ, चौथा है निश। तो यहाँ निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो 49 का ऑप्शन नंबर 4 निश यहाँ पर सही होगा। इसमें ये उपसर्ग है। अगला प्रश्न है ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ढिंढोरा पीटना जो मुहावरा है उसका किस अर्थ में यूज़ किया जाता है आपको ये बताना है। पहला है खेल कराना, सॉरी गाइस, दूसरा है प्रचार करना, तीसरा है वाक्पटु होना और चौथा है डींग हाँकना। तो प्रश्न नंबर जो 50 है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रचार करना। ढिंढोरा पीटने का मतलब है प्रचार करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? पहला है रोग होना, दूसरा प्यार होना, तीसरा झगड़ा होना, चौथा संगीत बजना। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न नंबर 51 का जो सही आंसर होगा रोग होना यहाँ पर सही अर्थ होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शब्द का वर्तनी जो है वो सही है? पहला है अपवजन, दूसरा अपवर्जन, तीसरा अपावर्जन और चौथा है अभिवर्जन। तो यहाँ पर 52 का जो सही आंसर है वो है अपवर्जन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? पहला है पारगम्य, दूसरा है पारगमय, तीसरा है पारेगम्य, चौथा है पारिगम्य। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 53 का जो सही उत्तर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पारगम्य। पारगम्य यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? पहला है शोक, दूसरा है रति, तीसरा है हास्य, चौथा है विस्मय। प्रश्न नंबर 54 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कहता है रति। रति क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। गणों की संख्या कितनी है? गणों की संख्या कितनी है? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 55 का जो सही उत्तर है वो है 8। गणों की संख्या कितनी है? 8 है। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 56 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। छंद 2 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावै में कौन सा अलंकार है? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार, तीसरा है यमक अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। तो प्रश्न नंबर 57 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 रूपक अलंकार यहाँ पर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ में कौन सा अलंकार है? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है पुनरुक्त अलंकार। तो प्रश्न नंबर 58 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर उपमा अलंकार सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा जैनेन्द्र कुमार, तीसरा अज्ञेय, चौथा फणीश्वरनाथ रेणु। तो 59 का जो सही आंसर है वो क्या है? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आज की सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? पहला रसखान, दूसरा मीराबाई, तीसरा सूरदास, चौथा कबीरदास। तो बाल चित्रण में कौन से कवि सबसे श्रेष्ठ हैं? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 60 का जो सही उत्तर है वो है सूरदास। इन्होंने कृष्ण भगवान के बालपन की बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे लेख लिखे हैं। तो बाल चित्रण का सबसे जो अनूठा एक्सप्रेशन इन्होंने किया है वो सूरदास जी ने किया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो का सेशन ये पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।